हेलो दोस्तों, क्या आप लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोफाइट जेनेसिस में कन्फ्यूजन हो रहे हो? तो आइए यहाँ पर दूर करते हैं। और ये इस कन्फ्यूजन का एक मूल मंत्र है, क्योंकि आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस पता नहीं है सही से। तो चलिए हम आपको बताएंगे आज मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, वो भी एकदम सरल तरीके से। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नीट वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बोर्ड वाले एग्जाम में तो हरदम लगभग क्वेश्चन आ जाता है हर एक सेट में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्लास। इसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घ बीजाणु जनन। मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो देखिए, पौधे का एक नर भाग होता है और एक स्त्री भाग होता है, जिसे पुंकेसर और स्त्री केसर कहते हैं। तो हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? स्त्री बीजाणु जनन, ओ सॉरी, उनके स्त्री जनन पार्ट में होता है, जिसके स्त्री केसर बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम जल्दी से। स्त्री वाला भाग, स्त्री जननांग का भाग जो पुष्पी पौधों में पाया जाता है। ये देखिए आपका क्या हो गया, वर्तिका। और ये आपका हो गया वर्तिकाग्र। और ये हो गया अंडाशय। और इसके अंदर होता है आपका, इसके अंदर होता है बीजांड। इसी को बोलते हैं क्या? ओव्यूल। ठीक, जो मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया होती है, यानी कि दीर्घ बीजाणु जनन जो प्रक्रिया होती है, वो आपकी किस में होती है? बीजांड में होती है। अब देखिए, हम डायरेक्ट चलते हैं बीजांड के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसे इसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया होती है, यानी कि दीर्घ बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कैसा निर्माण होगा। देखिए आपका ये हो गया एम्ब्रियो। ये आपका क्या हो गया, सो सॉरी, एम्ब्रियो नहीं, ये ओव्यूल। देखिए आपका हो गया ओव्यूल। अब देखिए इसमें होता क्या है। ओव्यूल का एक बाहरी वाल होता है और एक अंदर वाला वाल होता है, लेयर, परत। ठीक है, बाहरी वाले वाल को बोलते हैं इंटुगुमेंट। क्या बोलते हैं? इंटुगुमेंट। और अंदर वाले वाल को बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो होता क्या है। जो न्यूक्लियस की कोशिकाएं होती हैं, जो न्यूक्लियस वाली सेल होती हैं, ये थोड़ा डेंस हो जाती हैं, यानी कि संघनित हो जाती हैं, थोड़ा अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अब ये कोशिका क्या होती है पता है? जो बीजांड यहाँ पर हम बनाए हैं, अब देखिए इसका जो एक कौन सी कोशिका है? ये आपकी कोशिका का नाम है क्या? न्यूक्लियस की सेल है। किसकी सेल है? न्यूक्लियस। ये आपका हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की कोशिकाएं मेगा स्पोरोजेनेसिस करेंगे, यानी कि अगर आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन में आ गया कि कौन सी कोशिका, बीजांड की कौन सी कोशिका मेगा स्पोरोजेनेसिस में भाग लेती है, तो आप किसके कहोगे? न्यूक्लियस की कोशिका। अगर लेयर पूछ दिया तो न्यूक्लियस लेयर भाग लेता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब पूरा इसको देखेंगे कि न्यूक्लियस से कैसे मेगा स्पोर का निर्माण होता है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए आपको बता दे रहे हैं तुरंत होता क्या है, देख लीजिए। ये आपकी न्यूक्लियस वाल हो गई, न्यूक्लियस की वाल हो गई। न्यूक्लियस किसका वाल है? बीजांड का, जो हम पहले ही स्ट्रक्चर में बता चुके हैं। और कौन सी वाल है? इनर वाल है। कौन सी वाल है? इनर, यानी कि बीजांड की अंदर वाली वाल है। न्यूक्लियस की वाल डेंस साइटोप्लाज्म के कारण, यानी कि इसकी कोशिका द्रव्य थोड़ा डेंस हो जाता है और अलग तरीके से व्यवहार करने लगता है। तो डेंस साइटोप्लाज्म के कारण इसमें क्या बनता है पता है? डेंस साइटोप्लाज्म के कारण इसमें बनता है हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल कोशिका, हाइपोडर्मल कोशिका। अब ये कोशिकाएं, हाइपोडर्मल की कोशिकाएं जो होती है, ये आगे चलकर, हाइपोडर्मल की कोशिकाएं आगे चलकर निर्माण करती हैं मेगास्पोर
मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण करती हैं। अब ये अब ये मेगा स्पोर मदर सेल कैसा होता है, एन होगा 2n, 2n होगा। अब इसमें होता क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल में कोशिका विभाजन होता है। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कोशिका विभाजन, दो प्रकार का, एक अर्धसूत्री एक समसूत्री। तो इसमें होता क्या है, देखिए मेगा स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। सॉरी, अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, मेगा स्पोर मदर सेल में, यानी कि दीर्घ बीजाणु मातृकोशिका, दीर्घ बीजाणु मातृकोशिका। अब जब हम लोग जानते हैं कि अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक सेल से कितना सेल का निर्माण होता है, 4 सेल का। एक सेल से कितना सेल का निर्माण हो जाएगा, 4 सेल का निर्माण हो जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 और ये रहा 4। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में होता क्या है पता है, ये जो 4 कोशिकाएं बनी इनको बोलते हैं मेगास्पोर। ये क्या है, मेगास्पोर, या फिर बोल सकते हैं दीर्घ बीजाणु। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दीर्घ बीजाणु। इनमें होता क्या है, 4 कोशिकाएं बनती हैं, इनमें से 3 कोशिकाएं क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती हैं। यानी कि जैसे कोई 4 लोग हैं और किसी काम उनको दे दिया कि आप लोगों के एक काम करना है, लेकिन और चारों लोगों में से 3 आदमी निष्क्रिय हो गए या फिर उनकी किसी वजह से कुछ हो गया, डेथ हो गया, तो वो क्या होता है, तो वो तो इस काम से बाहर जाएंगे। तो वो जो काम रहेगा वो अकेला सिर्फ एक आदमी को करना पड़ेगा। वैसे ही जब मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हो कि उनका मतलब कि मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो एक कोशिका है यही क्या है, मेगास्पोर है। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और इसी को बोल सकते हैं क्या, मेगास्पोर ही बोलते हैं। जैसे कि उसमें माइक्रोस्पोर हो गया, इसमें क्या है, मेगास्पोर है। ठीक, यही आपका पूरी प्रक्रिया क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस। बीजांड में होता है, कहाँ पर होता है, बीजांड में होता है। बीजांड की जो आंतरिक वाल होती है, अंदर की कोशिका, अंदर की जो लेयर होती है, उसमें उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में हाइपोडर्मल सेल एक संग्रहित होकर हाइपोडर्मल सेल का निर्माण होता है। हाइपोडर्मल सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लगता है। उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 मेगास्पोर का निर्माण होता है। 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर खत्म हो जाते हैं। जो एक मेगास्पोर बनता है ये आगे चलकर फंक्शनल होता है और आगे चलकर निर्माण करता है। ये आगे चलकर भाग लेता है किसमें, पता है आपको, आगे चलकर भाग लेगा मेगा गैमेटोजेनेसिस। आगे चल के किसमें भाग लेगा, मेगा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि मेगा गैमेटोफाइट। मेगा गैमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियो सेक का नाम सुने हो, हाँ वही है। एम्ब्रियो सेक को मेगा गैमेटोफाइट कहते हैं। किसको, किसके क्षेत्र, मतलब किसके लिए, जो अंदर बीजांड के अंदर जो निर्माण होगा उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, और वही जो इंडोस्पर्म, सॉरी यार, जो आपका एम्ब्रियो साइक बनेगा वो कैसे बनेगा वो हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से हो सकता है समझ गए होंगे, क्योंकि हम तो प्रयास किए हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, बाकी जो सुधार होगा हम अपना करेंगे अपने पढ़ाने के तरीके में भी, और आपको समझाने की और अच्छे से कोशिश करेंगे। जो भी जैसा फीडबैक हो, निगेटिव पॉजिटिव, आप लोग हमें देते रहिए और वीडियो को अच्छे से देखिए, समझ लीजिए। बाकी इतना बढ़िया समझा दिए तो आप लोग अच्छे से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से